नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अंबाला शहर में है हमारा चुनावी कारवां। हम जनता के बीच से उनका मिजाज आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन जनता की नब्ज को हमसे बेहतर जो स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार होते हैं वो हमसे बहुत बेहतर समझते हैं, क्योंकि वो दिन रात वहाँ की सियासत, सियासी उठापटक, भीतर का जो लिंक है, कनेक्शन है, जो सियासी तार जुड़ते हैं, वो सब कुछ वो भांपते हैं, आंकते हैं और जानते हैं। इसीलिए अंबाला में हम 6 सीटों का जमीनी हकीकत जो है वो 6 सीटों का दिखाएंगे आपको। अंबाला की 4 सीटें अंबाला सिटी, अंबाला कैंट, मुलाना और नारायणगढ़। पंचकुला की 2 सीटें पंचकुला और कालका। ये 6 सीटें यहीं से हम बताएंगे आपको। हमारे साथ इस वक्त अंबाला के एक वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने कई दशक, करीब करीब 3 दशक 4 दशक उनकी पत्रकारिता को हो चुके हैं और बड़े अहम ओहदों पर रहे हैं। कई संस्थानों को उन्होंने लंबी सेवाएं दी हैं। वो इस पूरे इलाके के मिजाज को समझते हैं और सियासी तार कहाँ कौन किससे जुड़ा हुआ है, जोड़ता है या जोड़ने वाला है, वो भी जानते हैं। उन्हीं से समझेंगे। शुरुआत हम करते हैं अंबाला सिटी से। अंबाला सिटी में क्या समीकरण बैठ रहा है सर? नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। जहाँ तक अंबाला शहर कॉन्स्टिट्यूंसी की आपने बात की है, तो यहाँ पे वैसे तो 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस के निर्मल सिंह पूर्व मंत्री हैं और भाजपा के असीम गोयल, ये भी पूर्व मंत्री हैं, इसी हाल ही सरकार में जो मंत्री रहे हैं, इनके बीच में होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक पिछला चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में भी मुकाबला इन दोनों के ही बीच था। उस समय जहां असीम गोयल भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरे थे, वहीं जो निर्मल सिंह हैं उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिला था, तो वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे। उस समय इन दोनों के बीच में लगभग 9,000 वोटों का अंतर रहा था। इस बार क्योंकि जो निर्मल सिंह है वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव मैदान में हैं और अगर हम उस 9,000 को हम छोड़ भी दें, क्योंकि उसके बाद हमारा लोकसभा का चुनाव हो चुका है, तो लोकसभा में हम देखते हैं कि कांग्रेस जो है अंबाला शहर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कांग्रेस ने भाजपा के ऊपर लगभग लगभग एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो 5699 वोटों से बढ़त बनाई थी। मतलब वो जो 9,000 वो भी कवर किया और लगभग ये 5,500 से ऊपर ये। तो इस प्रकार के मिजाज जो है अंबाला शहर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें देखने को मिले थे लोकसभा चुनाव में। अब क्योंकि ये चुनाव लोकसभा के तुरंत बाद आ रहा है, कुछ ही महीनों का फर्क है, तो हालात लगभग वैसे से ही हैं। कुछ चीज़ें पूरे हरियाणा के मुद्दे हैं, सब वो तो हैं ही, अंबाला में भी हैं, लेकिन कुछ अंबाला शहर कॉन्स्टिट्यूंसी के अपने मुद्दे भी हैं जो डायरेक्टली वोटर को प्रभावित करते हैं। उसमें एक बड़ा जो मुद्दा है वो है शंभू बॉर्डर का, क्योंकि शंभू बॉर्डर जो हरियाणा और पंजाब के बीच में है, वहाँ जब ये बंद किया गया और उसके बाद बंद करने के बाद जो इसका प्रभाव, जो असर है, सबसे ज़्यादा अंबाला शहर के कारोबार पर पड़ा, क्योंकि अंबाला शहर ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जो बिल्कुल साथ, अंबाला शहर के बिल्कुल साथ ही पंजाब शुरू हो जाता है और पंजाब का बहुत लोग, इवन व्यापारी भी, जो थोक मार्केट अंबाला की है, जहाँ चाहे वो कपड़े की बात कर लो आप, कॉस्मेटिक्स की बात कर लो आप, बहुत सी और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जो उनके ऊपर, अंबाला के ऊपर वो डिपेंड करता है। लेकिन ये जो बॉर्डर बंद होने की वजह से अंबाला शहर का जो व्यापार है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और इस चुनाव में वो बहुत बड़ा मुद्दा है और ये जो लोग प्रभावित हुए हैं ये कहीं ना कहीं भाजपा के कोर वोटर रहे हैं। एक मुद्दा तो ये हो गया। दूसरा, अंबाला शहर हो या कैंट हो, एक बहुत बड़ी समस्या बरसाती पानी की निकासी की है। जरा सी बारिश हो जाती है तो हमारे ज़्यादातर इलाके जो हैं सिटी के भी और कैंट के भी, वो बारिश के पानी से जलमग्न हो जाते हैं। तो क्योंकि ये सरकार 10 साल रही है, 10 साल से असीम गोयल विधायक हैं, तो लोगों की उनसे बड़ी उम्मीदें थी।
पर ये इसका जो सही प्रबंधन ना हो पाना, ये एक बड़ा मुद्दा जो है वो शहर में है। तीसरा जो है क्योंकि अम्बाला शहर कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे गांव पड़ते हैं, वो ऐसी अर्बन और रूरल का ऐसा कॉम्बिनेशन है और बड़ी कंस्टिट्यूंसी है, 2,62,000 वोट हैं उसमें। तो इसमें किसान भी बहुत हैं, जो किसान वर्ग है जो वो तो सभी का पूरे हरियाणा का मुद्दा है, तो वो भी अम्बाला शहर कॉन्स्टिट्यूंसी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इस सब के बावजूद मैं ये कहूँगा कि भाजपा जो है वो चुनाव से बाहर नहीं है, क्योंकि भाजपा का कोर वोटर है। दूसरा, भाजपा का संगठन है। और तीसरा, भीतर का तो दोनों तरफ से होने की है। अगर शैलजा का मुद्दा ज़्यादा चला तो कांग्रेस में भी होगा निश्चित तौर पर, लेकिन भाजपा में भी बहुत नाराजगियां हैं कई लोगों की इनको असीम गोयल जी को लेकर। तो वो अगर ये दोनों उन नाराजगियों को दूर करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बड़ा दिलचस्प रहने वाला है मुकाबला। निश्चित तौर पर अभी थोड़ा सा आगे अगर देखें तो कांग्रेस का लग रहा है। चलिए, कांग्रेस आगे है, बिल्कुल साफ साफ सारे विश्लेषण के साथ आपने कर दिया। अम्बाला कैंट, ये सीट सबकी निगाह इस पर है। ये सिर्फ यहाँ हरियाणा में नहीं, हरियाणा से बाहर भी सबकी निगाह इस सीट पर है। हरियाणा कैंट, यहाँ की क्या तस्वीर है? देखिए, अम्बाला कैंट जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो अनिल विज सब जानते हैं, हमारे हरियाणा के गृह मंत्री रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और बहुत अच्छा उन्होंने मंत्री के तौर पर बहुत अच्छा काम किया है और बहुत वोकल रहे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर। वो हर मुद्दे पर उनकी राय आती रही है। तो जब फिर एक जनता दरबार लगाते थे तो उसमें पूरे हरियाणा से लोग जो है एक उम्मीद लेकर अम्बाला कैंट पहुंचते थे कि यहाँ पे उनको न्याय मिलेगा। जिसको कहीं न्याय नहीं मिला तो उनको वो यहाँ उनकी अपनी ही पार्टी में बहुत सारे लोगों को ये चीज़ रास नहीं आ रही थी, क्योंकि राजनीति जो है वो उसमें ये भी लगता है कि ये मेरे मामले में दखल है कि जब उनके पूरे हरियाणा के लोग यहाँ आएंगे तो कहीं ना कहीं ये है कि वो एक पार्टी में भी एक असंतुलन की जो स्थिति है वो पैदा होती है। अनिल विज जो है अम्बाला कैंट कॉन्स्टिट्यूंसी से 6 बार विधायक रहे हैं, इंडिपेंडेंट भी रहे हैं और भाजपा की टिकट पर भी रहे हैं। पिछले 3 चुनाव से तो भाजपा की टिकट पर हैं, पिछले 10 साल से मंत्री भी हैं, उनसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हैं। उन्होंने बहुत सारे विकास प्रोजेक्ट जो है परियोजनाएं वो लेकर भी आए हैं, डेवलपमेंट की बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आए हैं। उनमें से कुछ पूरे भी हुए हैं, कुछ नहीं भी पूरे हुए हैं, कुछ लोग लिटिगेशन में चले गए। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि जो हमारे यहाँ के जो हर एक बंदे को जो चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे पानी की बात मैंने कही, जिसका घर डूब गया उसको क्या लेना कि आपने बहुत सुंदर कोई चीज़ बना के रख दी है, सेक्रेटरीट बहुत सुंदर बना दिया, लेकिन अगले का तो घर डूब रहा है। तो ये जो बरसाती पानी का जो प्रबंधन नहीं हुआ, ये एक बड़ा मुद्दा है। पिछली बार जब 2023 में बारिश आई, बाढ़ आई, हमारा अम्बाला कैंट का बहुत सारा इलाका, ख़ास तौर पे टांगरी के आसपास का इलाका जो है वो डूब गया था। तो उस समय वी साहब ने कहा था कि भी हम डांगरी की खुदाई करवाएंगे और साथ ही दीवार बनवाएंगे रिटेलिंग मॉल, सो दैट कि जो ये बंदा तोड़ के पानी अंदर ना आए दोनों तरफ। 1 साल गुजरा है और निश्चित तौर पर कुछ काम भी हुआ है, कुछ काम, लेकिन जो कह सकते हैं ना कि अभी दोबारा 2024 में फिर, हालांकि इतनी बारिश नहीं हुई है, इस बार बचाव हो गया, लेकिन पानी इस बार भी आया। तो वो जो मुद्दा अगर सही ढंग से टैकल किया जाता तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता विषय के लिहाज से। फिर जो आप देखेंगे कि शहर में आपने बाहर तो सड़कें देखी बहुत अच्छी हैं, शहर में जो सड़कें हैं, गलियां हैं, वो ऐसा आरोप है कि वो बार बार तोड़ी जा रही हैं।
विपक्ष तो ये मुद्दा बना रहा है। तो ये भी एक बात थी नाराज़गी की। फिर दूसरी ये भी हो जाता है कि पिछले 15 साल से आप लगातार विधायक हैं, उससे पहले भी विधायक रहे हैं, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, नाराज़गियाँ भी होती हैं, सबके काम नहीं भी हो पाते हैं, तो वो एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर था ही। उसके बाद जहाँ तक दूसरे पक्ष का सवाल है, तो चित्रा सरवारा ने जब पिछला चुनाव लड़ा तो उस समय उनको लगभग 40,000 4340 के बीच में उनको वोट मिला था। पर उन्होंने क्या किया कि उसके बाद जैसे कोई चुनाव हार जाता, उस समय भी निर्मल सिंह और चित्रा दोनों को ही टिकट नहीं मिला था, जिसकी वजह से ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर सामने आए थे। उस समय जो टिकट था कांग्रेस का, वो वेणु अग्रवाल को मिला था, पर वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। कांग्रेस लगभग 8,000 वोट पर ही सिमट गई थी। तो लोगों की ये जब वापसी हुई, इनकी चित्रा की, निर्मल सिंह की जब वापसी हुई, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि भाई इनको चुनाव में टिकट मिलेगा। अब सवाल ये भी बड़ा भारी था लोगों के मन में कि क्या एक ही परिवार में दो लोगों को टिकट दे सकती है कांग्रेस, क्योंकि दोनों ही सीटों पर जो कैंडिडेट, जो मतलब कंटेंडर जो कह सकते हैं, दावेदार, वो बहुत ज़्यादा संख्या में थे। सिटी में तो जैसे मैंने बताया ही है कि 37 थे, तो एक को मिला है, तो बाकी 36 को अभी कुछ को मना लिया गया है, कुछ को मनाने की प्रक्रिया में है। पर यहाँ जो कैंट की बात है, यहाँ पे मुख्य जो दावेदार थे वो दो ही थे, परविंदर परी शैलजा गुट की तरफ से और चित्रा सरवारा हुड्डा गुट की तरफ से। पर जब हमारा लास्ट डे, जिस दिन चुनाव नामांकन भरने की जो लास्ट डेट थी, उस दिन सुबह सुबह तड़के में ये लास्ट टिकट जो सीट लिस्ट है उसमें नाम आया अम्बाला कैंट का, तो प्रविंदर परी को उसमें टिकट मिल गया। तो चित्रा ने क्योंकि काम भी किया हुआ था, लोगों की एक सहानुभूति भी हो जाती है, तो बहुत सारे लोग उनके वहाँ पहुँचे कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। अब चित्रा सरवारा जैसे ही बाहर निकली और नामांकन भरने गई, तो वहाँ पे लोगों की अच्छा उनको समर्थन मिला और उसके बाद से वो लगातार लोगों के बीच में है। इसी प्रकार से परविंदर परी भी लगातार लोगों के बीच में है। उन्होंने भी काफ़ी इम्प्रूव किए हैं। जिस तरह से जब टिकट का बंटवारा हो रहा था, तो जितना कमज़ोर उनको माना जा रहा था, उतना कमज़ोर वो है नहीं। जिस तरह से पिछले बार वेणु अग्रवाल थी, तो वैसा इस बार बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस भी बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रही है। चित्रा सरवारा इंडिपेंडेंट के तौर पर बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रही हैं और अनिल विज जी जो हैं वो भाजपा उम्मीदवार के तौर पर बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुकाबला निश्चित तौर पर इन तीन के बीच में है। हालांकि जो इनेलो और बसपा के उम्मीदवार हैं, ओंकार सिंह, वो भी बहुत समय से विसल ब्लोअर का काम करते रहे हैं, जो अम्बाला कैंट के मुद्दों को बहुत दृढ़ता से उठाते रहे हैं, वो भी मैदान में हैं। बाकी दूसरी पार्टियां भी लड़ रही हैं। यहाँ पे भी 11 कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के। भारी कौन है अम्बाला कैंट में? भारी अभी अपर हैंड पे कौन है? देखिए, अपर हैंड में मैंने जैसे बताया कि 3 के बीच में मुख्य मुकाबला है और कभी क्योंकि अभी हमारे चुनाव में लगभग 13 दिन का टाइम अभी बचा है, 12-13 दिन का, तो उस दौरान कई बार ऊपर नीचे स्थिति ऐसी बनेगी कि अभी संतुलन कभी उधर पलड़ा भारी है, कभी उधर पलड़ा भारी है। निश्चित तौर पर ये तो हमें 8 तारीख को ही पता चलेगा कि जीत कौन रहा है, बट जो मुख्य मुकाबला इन तीनों के बीच में है। नहीं, आज की तारीख में, क्योंकि हमने तो टहल के घूम के देखा, लेकिन आप हमसे ज़्यादा करीब से देखते हैं, आपके पास सारी रिपोर्ट होती है। आज की तारीख में कौन भारी? इस कैंट सीट पर सबकी निगाह है। एक जो कैंट सीट में सबसे अलग सी जो हटके बात आ रही है कि चित्रा सरवारा हूँ या प्रविंदर परी हूँ, वो भाजपा में ही सेंध लगा रहे हैं लगातार। और अगर भाजपा का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो अम्बाला ज़िले की
4 हमारी सीटें हैं, तो उसमें जो सिर्फ अम्बाला कैंट की सीट ऐसी थी जहां पे भाजपा को बढ़त मिली थी इन लोकसभा चुनाव में, लेकिन वो बढ़त बहुत कम थी। वो थी वो लगभग 2,977 वोट की, 2,977 वोट की वो बढ़त थी, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बढ़त नहीं थी। लेकिन जिस तरह से ये सेंध मारी हुई है तो उससे तो कुछ भी हो सकता है, एक हिस्ट्री क्रिएट होने जा रही है। अगर तो देखो यहाँ से चित्रा जीतती है तो हिस्ट्री क्रिएट होगी, अगर अनिल भी जीतते हैं तो हिस्ट्री क्रिएट होगी पूरे हरियाणा में, क्योंकि 7वीं बार जीतने वाले अकेले होंगे। अगर परविंदर सिंह परी जीतते हैं तो अलग तरह से एक हिस्ट्री क्रिएट होगी। तो हिस्ट्री तो बनने वाली है अम्बाला कैंट में, तो सबकी निगाहें हॉटेस्ट सीट है। ये आपने इशारा कर दिया। मैं इसलिए आपको स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता। आपने इशारा कर दिया हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है, हालांकि मैं भी देख करके आया हूँ और इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज की तारीख में इशारा कर दिया है। मैं उस इशारे को साफ कर दूं कि अभी सीटी की आवाज़ थोड़ा तेज मुझे सुनाई दी अम्बाला कैंट में। मुलाना, देखिए मुलाना में जो हमारे लोकसभा के सांसद हैं वो पिछले विधायक रहे हैं। जब वरुण चौधरी ने पिछला चुनाव लड़ा विधानसभा का तो उनकी जो वोट का मार्जिन था बहुत कम था, वो बड़े नैरो मार्जिन से, इतना भी नैरो नहीं था, खैर लगभग कितना 6,000 वोट का था फर्क। तो वो जो है वो राजवीर सिंह बराड़ा को हरा के आए थे। और लेकिन जब हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा में आप हैरान होंगे कि 28,118 वोट से बढ़त थी कांग्रेस की मुलाना कॉन्स्टिट्यूंसी। एक तो उनका अपना एमएलए लड़ रहा था, ठीक है, और एमएलए के तौर पर जो चाहे विपक्षी एमएलए थे शायद ग्राउंड पे उतने काम नहीं हुए होंगे, लेकिन विधानसभा में जो परफॉर्मेंस वरुण चौधरी ने दी थी वो बेहतरीन थी, जिसकी बदौलत उनको बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड भी मिला था। अब जब वो चुनाव उस समय हो गया, चलो 28, अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वरुण चौधरी जो है इस सीट को फॉर ग्रांटेड ले बैठे हैं। उस ढंग से जो जिस जोश के साथ उन्होंने, हालांकि वो तो अपने हिसाब से तो पूरा जोर लगा ही रहे होंगे, दिन रात कर रहे होंगे, लेकिन बीइंग मतलब एक साइलेंट स्पेक्टेटर जो हम देख रहे हैं, मतलब आंकलन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये सोच के बैठने की ज़रूरत नहीं है कि भी हम 28,118 के तो ऑलरेडी मार्जिन से आगे खड़े हैं, क्योंकि जो संतोष चौहान सारवान हैं उनका जो चुनाव लड़ने का तरीका अलग है। 2014 में संतोष जी एमएलए बनी थी मुलाना से, 19 में उनको टिकट नहीं मिला, 24 में फिर उनको टिकट मिला है, भाजपा ने उनको मैदान में उतारा है। उनका जो चुनाव लड़ने का तरीका वो थोड़ा अलग है, और जब से टिकट अनाउंस हुआ है, जो मेरी सूचना है, तो उन्होंने काफ़ी हद तक उस जो चीज़ें हैं उनको अपनियों को ठीक किया है। बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी पूरे हरियाणा में होने के बावजूद और इतना बड़ा गैप होने के बावजूद मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छे से कर रही हैं। कई चीज़ें उन्होंने इम्प्रूव की हैं, पर उनका रास्ता बहुत लंबा है, मंजिल बहुत दूर है। ये जो है पहले तो इस 28,000 को भरना पड़ेगा, उसके बाद 28,118 के बाद उनकी जो है आगे शुरू होगा। और जहाँ तक पार्टी का सवाल है, पार्टी उससे लोकसभा चुनाव से कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट पार्टी के स्तर पे नहीं आई है, ठीक है। मैं नहीं कह सकता हूँ, चलो हम तो इशारों में ही बात करते हैं जी।
तो पार्टी का बहुत ज़्यादा ग्राफ नहीं लग रहा है। तो उनको दोहरी चुनौती है संतोष जी को कि वो करते हैं कि नहीं। और वरुण जी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो वहाँ से एमएलए रहे हैं, उनका परिवार, पहले उनके पिताजी एमएलए थे, बहुत सारे लोगों के काम भी किए हुए होंगे। और लेकिन मैं उनको आपके माध्यम से एक सलाह मैंने वैसे डायरेक्ट भी दी है, उनको सलाह हमारी यही रहेगी कि भाई आप इसको फॉर ग्रांटेड ना लेके चलो, बहुत कुछ करने की जरूरत है। यानी मुलाना में ये ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी प्रत्याशी पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही हैं, हालांकि मंजिल दूर है, जैसा कि अभी हमने समझा। नारायणगढ़ पे आते हैं। नारायणगढ़ ये वो सीट है जहां से नायब सिंह सैनी विधायक बन चुके हैं। अब पवन सैनी मैदान में है, हमने आपको खबर भी दिखाई थी, उनकी गाड़ी रोक ली, विरोध किया, विरोध भी हो रहा है। नारायणगढ़ का हाल समझते हैं जरा बलराम सैनी जी से। देखिए, नारायणगढ़ जो सीट है, जैसे आपने कहा कि सीएम का गृह क्षेत्र है, नायब सिंह सैनी 2009 में वहाँ से पहला चुनाव लड़े थे और वो चुनाव हार गए थे। 2014 में जब नायब सिंह सैनी अम्बाला जिला भाजपा के अध्यक्ष थे, जिलाध्यक्ष थे अम्बाला में, उस समय वो इतने लकी हैं, अपना चुनाव जीते, बाकी भी 3 जीते, मतलब चारों की चारों सीटें अम्बाला की वो भाजपा जीती। लोकसभा की जो सीट है, उस समय रतनलाल कटारिया होते थे, वो बड़े मार्जिन से जीती। ठीक, तो अब जहाँ तक उनके जाने के बाद की स्थिति है, अब स्थितियाँ भाजपा के बहुत ज़्यादा जो है पक्ष में नहीं हैं। आपने देखा हमारा जो पिछला चुनाव भी हुआ 2019 में, भाजपा वहाँ से हारी। उसके बाद 2024 की अगर आप लोकसभा चुनाव की बात करें तो भी मतलब वहाँ पे जो है भाजपा वो 20,906 वोटों से 20,906 इन स्पाइट की वहाँ पे सैनी वोट बहुत है। और नायब सिंह सैनी खुद क्योंकि उस बिरादरी से आते हैं, उनका पर्सनल भी बहुत अच्छा रहा, पर भाजपा की परिस्थितियाँ वहाँ पे अच्छी उस समय भी नहीं थी और आज भी कोई बहुत इम्प्रूवमेंट वहाँ पे देखने को नहीं लगी। नायब सिंह सैनी का जहाँ तक सवाल है, लोगों की, अम्बाला के लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि पहली बार अम्बाला ज़िले से कोई सीएम बन के आया था। तो अम्बाला और ख़ास तौर पे नारायणगढ़ के लोगों की तो बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें उनसे थी। उनको अपना लगता था, उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं, वहाँ पे पले बड़े बढ़े, उसके बाद वहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे, तो लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। एक बहुत बड़ा जिला वहाँ पे जो मुद्दा है वो जिला बनाने का है, तो उसके साथ के पंचकुला और यमुनानगर ज़िले बन गए, ये भी अम्बाला से ही निकले हैं। तो लोगों की, जो नारायणगढ़ लोगों की ये बड़ी भारी डिमांड रही है कि नारायणगढ़ को ज़िला बनाया जाए। फिर एक वहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है रेलवे लाइन का, कई दशकों से लोगों की ये डिमांड रही है। कई लोकसभा चुनाव हो लिए, विधानसभा कई चुनाव हो लिए, लोकसभा में खास तौर पर यह मुद्दा बनता है क्योंकि ये केंद्र से जुड़ा मामला है, और जो भी आया उसने ये आश्वासन दिया कि हाँ मैं करूँगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं उस दिशा में। तो वो जो है बड़े डिप्राइव सा फील करते हैं वो लोग, अपने आप को मतलब उपेक्षित सा फील करते हैं। तो आप अगर नारायणगढ़ में जाओ तो देखोगे वहाँ की सड़कों की हालत क्या है वहाँ पे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों की उम्मीद थी कि जो कभी नहीं हुआ, कई दशकों से नहीं हुआ कि सैनी साहब उसको करेंगे, लेकिन समय भी कम था और वो नहीं हो पाया। समय के साथ इच्छा शक्ति की बात भी होती है। पंचकुला पे बात करते हैं। 2 सीटें हैं, पंचकुला और कालका। कालका से शुरू करते हैं, जहां
अभी फायरिंग भी हुई थी कांग्रेस प्रत्याशी के काफिले पर। कालका का क्या हाल चाल है सर? पहले इसको कंक्लूड कर लेते हैं। नारायणगढ़ में शैली चौधरी जो हैं वो दूसरी बार मैदान में हैं कांग्रेस की टिकट पर। पहले भी एमएलए वो रही हैं। उनका परिवार जो है वो मेरे ख्याल 6 बार पहले रहा है और 7वीं बार ये अभी चुनाव मैदान में है। और भाजपा ने लाडवा से लाके, जो लाडवा में एमएलए रहे हैं, डॉक्टर पवन सैनी को यहाँ पे उतारा है। तो उन दोनों के बीच में एक जो है बसपा और इनेलो का कैंडिडेट है हरविलास रज्जू माजरा, वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उम्मीदवार सभी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है ऑब्वियसली वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में, और कांग्रेस का कहीं ना कहीं अपर हैंड नजर आता है। उस अपर हैंड के बीच ये एक्सचेंज ऑफर आपने समझा, लाडवा और नारायणगढ़ का एक्सचेंज ऑफर है ये। हाँ, चलते हैं कालका की तरफ। हाँ, कालका में जो अभी एमएलए हैं प्रदीप चौधरी, पहले भी एमएलए रहे हैं। तो और भाजपा ने क्या किया इस बार, जो पहले एमएलए थी जिन्होंने पहले प्रदीप चौधरी को हराया था, और पिछली बार चुनाव प्रदीप चौधरी से हार गई थी 2019 में लतिका शर्मा, उनकी बजाय जो अंबाला शहर की मेयर शक्ति रानी शर्मा, उनको वहाँ पे चुनाव मैदान में उतारा है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पे ब्राह्मण वोट भी बहुत हैं। अगर जातीय समीकरणों की बात करें, गुज्जर वोट बहुत हैं। तो उस हिसाब से मुकाबला इन दोनों के बीच में है। बाकी भी कैंडिडेट हैं वहाँ पे, लेकिन मुख्य मुकाबला इन दोनों के बीच में है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी कालका वाली है ना, ये बिल्कुल नारायणगढ़ को टच करती है, रायपुर रानी तक आती है ये कॉन्स्टिट्यूंसी। तो वहाँ पे भी बड़ा रोचक मुकाबला है। तो उसमें भी कुछ भी हो सकता है। लतिका शर्मा अभी थोड़ा सा साइड हैं, अगर उनको मना लिया जाए और ब्राह्मण वोट भी सारे इकट्ठे हो जाएं तो यू नेवर नो कि भाजपा वहाँ से बाजी मार जाए। अदरवाइज कांग्रेस का भी वहाँ पे बहुत अच्छा स्थिति है। ये शक्ति रानी शर्मा जिसकी चर्चा की सैनी साहब ने, ये विनोद शर्मा की पत्नी हैं, जिनकी चर्चा आप कई बार सुन चुके हैं। तो ये सीट बड़ी महत्वपूर्ण है। विनोद शर्मा की पत्नी यहाँ मैदान में है, और प्रदीप चौधरी हैं। प्रदीप चौधरी के काफिले पर जो एक हमला हुआ, फायरिंग हुई थी, अब वजह पीछे वो तो पुलिस बताएगी, लेकिन उसकी चर्चा काफ़ी दूर तक हुई। पंचकुला का समझते हैं समीकरण, पंचकुला का समीकरण सर। पंचकुला भी बहुत एक महत्वपूर्ण सीट है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष वो वहाँ से एमएलए हैं अभी पिछली जो 19 में। तो एंटी इनकम्बेंसी है वहाँ पे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो उतारे गए हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी ने कई चुनाव वहाँ से जीते हैं। लेकिन वो जब जीते हैं परिसीमन से पहले, जब कालका और पंचकुला एक होता था, कालका और पंचकुला एक सीट होती थी, और उनका कालका में भी काफ़ी प्रभाव था। और जो अगर आपको याद हो कि जब पहला चुनाव चंद्रमोहन जी ने यहाँ से लड़ा था और जीता था, वो बाई इलेक्शन था। भजन लाल जी जो हैं वो मुख्यमंत्री थे, चंद्रमोहन जी उनके पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं। तो पहला जो चुनाव उनकी लॉन्चिंग जो हुई थी एज ए मतलब पॉलिटिकल लॉन्चिंग, वो कालका कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई थी। उस समय पंचकुला उसी का पार्ट था। तो बाई इलेक्शन में हुई थी। और उसके बाद क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन का बहुत काम किया गांव तक जहाँ पे बिजली नहीं थी, और बड़े काम किए, उस समय सरकार अपनी थी, तो ये लगातार फिर वहाँ से जीतते चले गए। बाद में फिर जब ये अलग से कॉन्स्टिट्यूंसीज हुई तो फिर ये चुनाव हार गए। और अब जो है मुकाबला बहुत रोचक है। यानी चंद्रमोहन जी जो सियासत में हम लोगों को दूर से दिखता था कि अब हाशिए पर हैं, लग रहा है इस बार कमबैक हो जाएगा ज्ञानचंद गुप्ता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। और चंद्रमोहन के इस चुनाव की चर्चा थोड़ी हो रही है कि इस बार लग रहा है कि फिर से आएंगे मेन स्ट्रीम में। देखिए, चंद्रमोहन को टिकट देना
इसलिए कांग्रेस के लिए ज़रूरी था क्योंकि वो भजन लाल की जो लेगेसी है उसको नहीं छोड़ना चाहती थी। कुलदीप पहले ही चले गए हैं, ठीक है, तो भजन लाल निश्चित तौर पर बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के। अगर चंद्रमोहन को भी हाशिए पर कर दिया जाता जैसे आप कहें, तो एक तो वो जो विरासत कहीं ना कहीं वो चली जाती। बंसीलाल की पहले ही चली गई है, और देवीलाल पहले ही परिवार अलग है, उसमें जो रंजीत चौटाला पहले कांग्रेस में थे तो वो भी चले गए, देवीलाल की विरासत चली गई, किरण चौधरी के बाद बंसीलाल की चली गई। अगर आज चंद्रमोहन को टिकट ना दिया जाता तो भजनलाल की विरासत भी चली गई थी कांग्रेस से, ठीक है। तो दूसरा, चंद्रमोहन की टिकट के लिए कुमारी शैलजा ने बहुत प्रयास किए हैं, तो इसलिए अब जहाँ तक चुनाव की बात है तो चुनाव में काफ़ी अब ठीक लग रहा है, उनका कंफर्टेबल पोजीशन में लग रहे हैं चंद्रमोहन। पहले कई चीज़ें थी क्योंकि मेयर जो एक्स मेयर है उसका भी, उपेंद्र आलूवालिया का भी इशू था, तो अब जो है इतना बड़ा नहीं लग रहा है, अब वो ठीक लग रहे, मतलब बराबर की कहेंगे तो 19-21 का फर्क है, तो वो थोड़ा 21 लग रहे हैं अभी फिलहाल 21 लग रहे हैं। चलिए, हम अब जब चर्चा हो गई है और बड़ा डिटेल में हो रही है तो हम यमुनानगर की भी थोड़ा सीटों को समझ लेते हैं। यमुनानगर की सबसे पहले जगाधरी सीट, इस जगाधरी के बारे में चर्चा आपने सुना होगा, जगाधरी की ब्रांड की चर्चा बहुत होती है, तो जगाधरी के सियासी, वहाँ पर सियासी ब्रांडिंग किसकी मजबूत है, जरा ये समझते हैं। देखिए, जगाधरी जो सीट है वो हमारे जो शिक्षा मंत्री थे कंवरपाल जी, कंवरपाल गुर्जर, उनकी वजह से भी थोड़ा सा चर्चा में आई। उसके बाद फिर जब ये दूसरी सरकार बनी रिशफल के बाद, वो कृषि मंत्री बन गए, तो जो पिछला हमारा लोकसभा चुनाव हुआ हम उसको आधार मानते हैं, तो उसमें जगाधरी में 15,446 वोटों से कांग्रेस की बढ़त थी। लेकिन एक जो डेवलपमेंट हुई है लोकसभा चुनाव के बाद, कांग्रेस के एक नेता हुआ करते थे आदर्श पाल, वो आम आदमी पार्टी में चले गए, वो भी टिकट के दावेदार थे, ठीक। तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं वोट बंट जाने की वजह से, ठीक है, तो अब जो चौधरी अकरम है वो कुमारी शैलजा गुट से हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी वहाँ से विधायक रहे हैं। जो आदर्श पाल हैं वो हुड्डा गुट के थे, उनको टिकट मिलने का नहीं था, चांस नहीं लग रहे थे, तो इसलिए वो अलग हो गए, वो आम आदमी पार्टी की टिकट से लड़ रहे हैं। अब कंवरपाल हो गए और आदर्श पाल हो गए और कांग्रेस के हो गए चौधरी अकरम, इन तीनों के बीच में मुख्य मुकाबला है। हालांकि जो है एक और कैंडिडेट हैं जो गठबंधन के हैं, वो भी इस मुकाबले को कोशिश कर रहे हैं चौकोना करने की, लेकिन मुख्य मुकाबला इन तीनों के बीच में ही है। कौन भारी नजर आ रहा है अभी जगाधरी में? कंवरपाल, आदर्श पाल और अकरम? देखिए, कंवरपाल जी की ना बहुत एंटी इनकमेंसी तो है ही है, उनकी काफ़ी एंटी इनकमेंसी है, तो निश्चित तौर पर पार्टी का एक कैडर वोट बैंक होता ही है, और भाजपा का तो खास तौर पे एक संगठन मजबूत रहता है, तो उनको भी कमज़ोर नहीं मान सकते। बाकी मुकाबले में जो कांग्रेस है वो आगे लग रही है। साढ़ौरा सीट है एक, साढ़ौरा की क्या? देखो, साढ़ौरा सीट जो है वो पहले कांग्रेस बीजेपी ऐसे, मतलब उसमें ना वो होता रहा, अल्टरनेट होता रहा, है ना। तो अभी जो पिछला चुनाव हुआ हमारा 2019 का, तो रेणुबाला जो है कुमारी शैलजा के बहुत करीब हैं, वो वहाँ पे चुनाव जीती थी। और अगर लोकसभा की बात करें तो रिकॉर्ड 40,055 वोट से
एक विधानसभा में 40,000 वोट। 40,055 वोट से कांग्रेस ने बढ़त ली है। ठीक है, मतलब एक तरफा चला है, एक तरफा चला है। कांग्रेस ने अभी भी रेणुवाला को ही टिकट दी है, ठीक है, लेकिन कांग्रेस के ही कुछ रेबल है वहां पे खड़े हो गए हैं, तो वो जो है वो समीकरण बिगाड़ रहे हैं। भाजपा ने फिर अपने जो पुराने उनके एमएलए हैं रहे हैं बलवंत सिंह, उन्हीं के ऊपर भरोसा जताया है। तो वहाँ पे ये जो अब बागी कितना नुकसान पहुंचाएगा उसके ऊपर है। फर्क बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी बढ़त है, मतलब वो रिकॉर्ड बढ़त है। आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना फर्क जो है वो कांग्रेस कहीं ना कहीं आगे तो खड़ी ही है निश्चित तौर पे। वहाँ के क्या कहना, अगर वहाँ पे कोई और जीत जाता है, मान लो कोई बागी जीत गया या फिर ये जीत गया आपका बीजेपी जीत गई, तो ये तो चमत्कार ही समझो फिर। चमत्कार अगर 2-4 महीने में इतना फर्क तो चमत्कार ही समझो उसको। चमत्कार की बात की, और चमत्कार के साथ एक बात अभी पहले कहा था सैनी साहब ने कि ग्राफ गया नहीं है ऊपर। अब गया कहाँ है वो तो संकेतों में, उनका संकेतों में ही समझिए। यमुनानगर सीट हमारे इस चर्चा की आखिरी सीट, यमुनानगर की क्या तस्वीर है? देखिए, जो हमारा ये लोकसभा चुनाव हुआ उसमें यमुनानगर सीट पे भाजपा ने बहुत अच्छा किया था। इसमें 24,675 वोट से भाजपा ने बढ़त बनाई थी। जो वहाँ पे भाजपा के एमएलए हैं घनश्याम अरोड़ा जी, वो बहुत मतलब सधे हुए नेता हैं, लोग फेर रहते हैं, तो उनका एक करिश्मा है। अच्छा, कांग्रेस ने भी वहाँ पे अच्छा, ऑब्वियसली जहाँ पूरे हरियाणा में है तो वहाँ पे भी अच्छा है कांग्रेस का। एक जो और वहाँ की जो खूबी है यमुनानगर की, वहाँ पे इनेलो बसपा के जो उम्मीदवार हैं, सहारनपुर से लगा हुआ इलाका है, बसपा यहाँ पर कुछ प्रभाव भी लगती होगी मुझे लगता है। बसपा का वो प्रभाव तो चलो कम ज्यादा आप आंक सकते हैं, लेकिन ये एमएलए रहे हैं दिलबाग सिंह, अभय सिंह चौटाला के रिश्तेदार करीबी समझे हैं, और पिछले दिनों जो रेड का सिलसिला शुरू हुआ विपक्षी नेताओं पर, उनमें से ये भी है। ठीक, तो वो इस मुकाबले को बहुत दिलचस्प बना रहे हैं। वो उस फैक्टर को मैंने कहीं कोई ज्यादा चर्चा नहीं की इनेलो बसपा गठबंधन की, यमुनानगर में थोड़ी सी चर्चा की, नारायणगढ़ में थोड़ी सी चर्चा की रजू मात्रा की। अदरवाइज हमारी जो अम्बाला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें अगर मैं सबसे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ तो वो यमुनानगर पे दे रहा हूँ। अम्बाला पार्लियामेंट्री मोस्ट होने से यमुनानगर में, जहाँ पे इनेलो बसपा गठबंधन भी एक इम्पोर्टेंट पोजीशन में है, वहाँ पे मुकाबला जो है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। वहाँ पे मुकाबला ये गठबंधन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहने वाला है। अभी की हालत क्या है वहाँ पर? ये दिलबाग सिंह किसका खेल बिगाड़ रहे हैं, अपना बनाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जो यमुनानगर है ज़्यादा वो शहरी कंस्टिट्यूंसी है, गाँव भी आसपास के लगते हैं, और इनेलो को गाँव की पार्टी माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद जो है उनका अपना प्रभाव है, पहले भी उनका अपना प्रभाव। एक ये जो चीज़ें होती है ना, जब छापेमारियाँ होती, एक सहानुभूति वोट भी हो जाता है। और बसपा का क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है, यूपी से जुड़ा हुआ है, बसपा का भी प्रभाव है। और मैं एक आपको और ऐड ऑन करना चाहूँगा इस पूरी चर्चा के बाद में, कि जब से चुनाव शुरू हुए हैं, हमारा जो पहला चुनाव था हिंदुस्तान का, वो 1952 में हुआ, और 2024 तक के जितने भी चुनाव हुए हैं
अम्बाला लोकसभा क्षेत्र में मेन जो लड़ाई रही है, मेन जो मुकाबला रहा है, वो कांग्रेस और उस समय जनसंघ, फिर जनता पार्टी और आज की भाजपा के बीच में रहा। हमारा केवल एक चुनाव ऐसा था 1998 में, जब ये जो इनेलो और बसपा का गठबंधन हुआ और अम्बाला की जो सीट है अमन कुमार नागरा उसमें बीएसपी के कैंडिडेट थे, उन्होंने जीती थी और ये सांसद बन के गए थे। तो ये जो गठबंधन है, हालांकि उस समय दोनों पार्टियां ग्राउंड पे बहुत मजबूत हुआ करती थी, लेकिन ये उस समय बहुत करिश्माई साबित हुआ था। आज कितना करिश्मा दिखाएगा ये तो चुनाव की 8 तारीख को पता लगेगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि शायद अगर कोई हमारे यहाँ पे कोई करिश्मा दिखा सकता है तो यमुनानगर सीट है। चलिए, करिश्मा कौन दिखाएगा सामने आ जाएगा 8 तारीख को। फिलहाल यहाँ से इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।